Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and I am here to discuss Civil Services Preliminary Examination 2017 question paper 2 CSAT. We are going to discuss this question paper in different segments, and this segment we are going to discuss the mental ability questions from question number 9 to 20, and we are going to discuss one by one these questions. So let me discuss the questions. What are the questions and what are their corresponding solutions? Try to understand this. Question starts from here only. निम्नलिखित दो प्रश्नांशों के लिए निर्देश, दी गई जानकारी पर विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले दो प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। प्रश्न की प्रकृति किस तरह की है और उसमें एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था और उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे। अब ये एक पैराग्राफ लिखी गई है। इस पैराग्राफ के मद्देनजर आपको यहाँ पे ये जो संदर्भ में दी गई है, इनमें से कौन सा एक कथन सत्य होना ही चाहिए, ये दिखाना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य होना ही चाहिए। तो क्या क्या स्टेटमेंट है? वाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं हुए। वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार एक्स दल नहीं था। वाई दल के बारे में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि वाई दल के समर्थक तैयार थे या नहीं थे। एक्स दल के बारे में लिखी गई है। वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक मित्र के रूप में जानता है। ये बात सत्य है क्योंकि लिखा हुआ है कि वाई दल के गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ के वाई दल में मित्र थे। एक्स के वाई दल में मित्र थे तो वाई के एक्स दल में भी मित्र होंगे। मित्र 1 में नहीं होता, मित्र 2 में होता है। इसलिए 9 का आंसर बी होना चाहिए। बी के अलावा कोई और आंसर नहीं होना चाहिए। एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया। साफ साफ लिखा है कि एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता है उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, इसलिए गलत हो गया। एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को नहीं जानता था, ये भी गलत लिखा हुआ है। एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था उसके अभियान में रणनीति का समर्थन करता था, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हुई। तो कोई स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, कोई गलत है तो क्यों गलत है, दोनों ही बातों का आपको पता होना चाहिए। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में जो बी पार्ट है वो सही है, वही उसका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन 10th पे ध्यान देते हैं। उपरोक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान में रणनीति के विरोधी थे, जेड को जानते थे। एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड के अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, जबकि लिखा है कि जो जेड को जानते थे उसकी रणनीति के हमें समर्थन करते थे। तो सही नहीं है पूछ रहे हैं, इसलिए हम इसमें से ये देख रहे हैं कि ये तो सही नहीं है। और दूसरा, एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे वो जेड को जानते थे। एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान में रणनीति के विरोधी थे, रणनीति के विरोधी वाली बात उसमें नहीं लिखी हुई है, वो जेड के जानते थे। एक्स के कुछ समर्थक जो जेड के जानते थे वो रणनीति के विरोधी नहीं थे, वो रणनीति को समर्थन करते थे, इसलिए ये बात भी गलत लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है। कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहे हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड दोनों ही सही नहीं है। आंसर इसका बी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है, यदि कार्यालय में केवल दूसरा चौथा रविवार तथा सभी शनिवार और सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, तब भी किसी वर्ष के किसी मास 20 मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? अगर मैं ये मान लूं कि 1 तारीख को सैटरडे हो, राइट,
फर्स्ट को सैटरडे हो जाए, सैटरडे, और फिर सैटरडे क्या होगा, कब होगा, तो फर्स्ट को होगा सैटरडे, सेकंड को होगा संडे, राइट, फिर 8 को होगा सैटरडे, और फिर होगा 8 के बाद फिर 15 को होगा सैटरडे, और फिर 15/7 22 को सैटरडे होगा, और 22/7 फिर 29 को सैटरडे होगा। अगर ये मैं मान लूं 29 को सैटरडे होगा, 29 को सैटरडे होगा, अगर 28 दिन की बात करें, सबसे कम न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो 28 दिन का फरवरी अगर ले लिया जाए तो उसमें ये सारे छुट्टियां पड़ गई, 22 तक छुट्टी हो गई, इसमें से सैटरडे को छुट्टी है, यानी सेकंड और फोर्थ, तो ये सेकंड सैटरडे छुट्टी होगा, फर्स्ट सैटरडे छुट्टी नहीं होगा, ये है संडे। सेकंड को क्या है जी, सेकंड को है संडे, उसके बाद है सेकंड के बाद 9 को संडे, फिर 16 को संडे, फिर 23 को संडे, ठीक है, और ये है सैटरडे। सैटरडे तो सेकंड और फोर्थ सैटरडे, 2 सैटरडे और 4 संडे, 6 दिन छुट्टियां हो गई। 28 के महीने में 6 दिन छुट्टी हो गया, 2 सैटरडे और 4 संडे। 28 में से 6 छुट्टी हो गई, 4 संडे के और 2 सैटरडे के, तो कितने दिन काम करना पड़ेगा, 22 दिन। इसलिए कम से कम 22 दिन काम करने ही पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 22 दिन काम करने ही पड़ेंगे, यानी महीना के शुरुआत में ही अगर सैटरडे हो तो 22 दिन काम करने ही पड़ेंगे, ठीक है, 22 दिन काम करने ही पड़ेंगे कम से कम, इसलिए आंसर हो गया इसका बी। अब अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ। यदि ऐसी कोई नीति हो कि समुदाय का 1/3 प्रति आबादी प्रति वर्ष एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाए, तो 6वें वर्ष के बाद उस समुदाय की शेष बची हुई आबादी क्या होगी। इस अवधि के दौरान जनसंख्या में कोई आगे वृद्धि नहीं हुई है, तो पहले साल अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो पहले साल 1 साल के बाद जनसंख्या 1/3 आबादी प्रति वर्ष कहीं स्थान छोड़कर चली जाए, तो 1/3 आबादी स्थान छोड़कर चली जाए, तो 1 वर्ष के बाद उसमें कितनी आबादी बच जाएगी, 1 - 1/3, 2/3। फिर इसका 1/3 स्थान छोड़ के चला जाएगा, तो इसका 2/3 और बच जाएगा। दूसरे साल, तीसरे साल भी 2/3 और बच जाएगा, इसका 2/3 और बच जाएगा, इसका 2/3 और बच जाएगा, इसका 2/3 और बच जाएगा। तो 6 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या रह जाएगी फाइनल, ये 2/6 का पावर, 2/3 का पावर 6, यानी 2 का पावर 6 का मतलब 64, और 3 का पावर 6 का मतलब हो गया 729। तो अगर कुल जनसंख्या x थी, तो इतनी जनसंख्या का इतना भाग रह जाएगा, इतना भाग जनसंख्या का रह जाएगा। 64/729 part of the population will remain there, and therefore answer can be, what will be the answer? The possible answer of this question will be 64/64। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा, डी। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 64/729वां भाग उसका रह जाएगा। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं 4 क्रमिक दिवसों पर की जानी है, किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो भौतिकी की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाएं किए जाने के ठीक बाद की गई। कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा सबसे अंत में की गई। रसायन विज्ञान की परीक्षा, एक परीक्षा यहाँ, दूसरा परीक्षा यहाँ, और तीसरा परीक्षा रसायन की थी। रसायन की परीक्षा 2 परीक्षा के, रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाओं के किए जाने के ठीक बाद की गई, यानी 3rd पोजीशन पे। अब लिखा है भौतिकी विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। तो जीव विज्ञान यहाँ होगा, ठीक है, जीव विज्ञान यहाँ होगा, और जीव विज्ञान के बाद किया गया कौन सा परीक्षा, जीव विज्ञान के बाद किया गया, यानी जीव विज्ञान लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए,
भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जो जीव विज्ञान के बाद किया गया। जीव विज्ञान कहाँ हो सकता है? जीव विज्ञान के बाद किया गया। जीव विज्ञान शुरू में हो सकता है पहले दिन, जीव विज्ञान से शुरू हो और जीव विज्ञान और भौतिकी की परीक्षा उसके बाद हो। यहाँ पे भौतिकी की परीक्षा पहले की गई, ठीक है, लिखा है भौतिकी विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया। जीव विज्ञान के बाद किया गया। तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, आप ध्यान से देखें। जीव विज्ञान के बाद, तो जीव विज्ञान के बाद किया गया, उससे पहले भौतिकी, तो भौतिकी यहाँ होगा, ठीक है, जीव विज्ञान यहाँ होगा और जीव विज्ञान के बाद इधर कोई एक एग्जाम और होगा। अब पूछ रहे हैं कि कौन सी परीक्षा सबसे अंत में की गई? कौन सी परीक्षा सबसे अंत में की गई? तो भौतिकी जीव रसायन बच गया, यहाँ पे क्या बचा? गणित। तो गणित की परीक्षा सबसे अंत में की गई होगी, इसलिए आंसर क्या हो गया? गणित। गणित इसका आंसर होगा, यानी आंसर हो गया सी, ठीक है, सी आंसर होगा। अगला सवाल है, ध्यान से देखिए। ए और बी की आय का योग सी और डी के सम्मिलित आय से अधिक है। ए और बी की आय का योग सी और डी के सम्मिलित आय से अधिक है। फिर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए और बी की आय का योग, यानी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी। ए और सी की आय का योग बी और डी की आय के योग के बराबर है। ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। इसके अतिरिक्त ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय की आधी है। ए की आय बी प्लस डी बाई 2 के बराबर है। ए की आय बी और डी की सम्मिलित आय से आधी है, मतलब बी और डी के बदले 2a लिख सकते हैं, ठीक है, बी और डी के बदले क्या लिख सकते हैं? 2a। बी और डी के बदले 2a लिख सकते हैं। तो आप यहां से निकाल सकते हैं एक कंक्लूजन कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2a, यानी a इधर आके माइनस हो गया तो c इज इक्वल टू क्या हो गया? a, क्योंकि यहाँ b प्लस डी के बदले हमने लिख दिया 2a। b प्लस डी इज इक्वल टू 2a, 2a, ठीक है, तो 2a यहाँ लिख देंगे, a इधर से कट जाएगा तो a और c बराबर हो गए। a और c बराबर हो गए तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, a और c, तो b इज ग्रेटर देन d। तो सर्वाधिक आय किसकी है? b की, तो इसलिए सबसे ज्यादा आय इसमें किसकी होगी? b की होगी, क्योंकि a और c बराबर है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ b इज ग्रेटर देन d हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आय किसकी है? b की। ये क्वेश्चन का आंसर निकल आया। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है? ध्यान से देखिए। अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है और ये एक सजेशन है कि अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अभ्यास करते रहना चाहिए, राइट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे लिखा है कि नैसर्गिक प्रतिभाओं का प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष, ऐसी कोई बात नहीं है, देखभाल की आवश्यकता होती है। यस, ये तभी कह रहे हैं कि नैसर्गिक प्रतिभा तो है, लेकिन इसके क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास से मतलब उसकी प्रतिभा की देखभाल की है, तो इसलिए पहला इसमें सन्निहित है। किसी का अच्छा स्वर न होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि नैसर्गिक प्रतिभा है तो अभ्यास करते रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि इस कथन से सिर्फ 1 जो है वो निष्कर्ष निकलता है, 2 निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इसके बाद अगला जो सवाल है वो देखिए। भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे एक्स वाई जेड है। 3 मकड़ियां ए बी सी क्रम से इन खंभों पर एक ही समय में चढ़ना शुरू करती है। एक प्रयास में ए एक्स पर 6 मीटर चढ़ता है, किंतु 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाता है।
बी वाई पर 7 मीटर सेंटीमीटर चढ़ता है किंतु 3 मीटर नीचे फिसल जाता है। सी जेड पर 6.5 चढ़ता है, 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। प्रत्येक 40 प्रयास करेगा तो सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई क्या होगी? 40 प्रयास में 39 प्रयास तक तो ये चढ़ेगा। सबसे ज्यादा खंभे की ऊंचाई क्या होगी? 39 प्रयास तक। एक प्रयास में 6 चढ़ता है, एक नीचे फिसल जाता है। 6 चढ़ता है, एक नीचे फिसल जाता है, मतलब एक प्रयास में 5 चढ़ता है। तो ए के द्वारा तय की गई दूरी आप लिख सकते हैं, ए के द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तय की गई दूरी यानी खंभे की लंबाई। 6 चढ़ता है, एक फिसल जाता है, 5 गुने 39 प्रयास में तो इतना चढ़ जाएगा, और आखिरी प्रयास में 6 चढ़ेगा। फिसलने की फिर गुंजाइश नहीं होगी, फिसल भी जाएगा या बैठा रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं है। 40 गुने 5 200 होता है, 39 गुने 5 195 प्लस 6 201 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा वो हो गया इसका क्या? ए के द्वारा तय की गई दूरी। तो ए का खंभा 201 मीटर ऊंचा है, सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। बी का 7 चढ़ता है और 3 नीचे फिसल जाता है, यानी 4 चढ़ता है, तो 39 प्रयास में कितना चढ़ा होगा? 39 प्रयास में ये चढ़ क्या हो गया? 39 गुने 4, ठीक है, 39 गुने 4। बी के द्वारा बी के खंबे की लंबाई कितनी होगी? तो 39 गुने 4 प्लस 3। बी के द्वारा तय की गई दूरी 4 गुने 39 प्लस 3, यानी 40 चौके 160 होता है। 160 में से 4 गया, कितना बच जाएगा? 156, और 39 9 चौके 36 और 3 9, 160 56 159 हो गया सेंटीमीटर, राइट। और सी द्वारा खंबे की तय की गई दूरी, सी 6.5 चढ़ता है और 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, यही लिखा हुआ है, देखिए सी 6.5 चढ़ता है किंतु 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 6.5 चढ़ने का मतलब हुआ कि 39 प्रयास में 4.5 के हिसाब से चढ़ेगा और आखिरी में फिर 6.5 चढ़ जाएगा, है ना। ये 7 चढ़ेगा ना, आखिरी में 7 चढ़ेगा, 3 फिसल जाता है तो आखिरी में ये 7 चढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी, आखिरी में 7 चढ़ता है ना, तो 39 गुने 4 156 और 7 163 हो गया, ये 163 सेंटीमीटर। और ये हो गया 40 गुने 4 कितना होता है? 40 चौके 160 और 20 180। 180 में से 4.5 घट गया तो 175.5 प्लस 6.5 तो 176 और 6 182 सेंटीमीटर। सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर क्या हो गया? 163। 163 सेंटीमीटर सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई, अर्थात आंसर बी हो गया। आंसर क्या हो गया? बी, 163, सबसे छोटे की ऊंचाई 163। अब अगला क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखें जरा। अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं हैं। अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास, ध्यान से समझें, वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब जरूरी, और सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दिशाएं हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कौन सी अधिकारों की सही व्याख्या है? अधिकारों का उद्देश्य केवल वैयक्तिक कल्याण है, ये केवल शब्द इसको वीक बना रहा है। अधिकारों का उद्देश्य केवल सामाजिक कल्याण है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, इसलिए बी ही आंसर होगा। सामाजिक कल्याण के लिए अपरिहार्य लिखा हुआ है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिक कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों है। अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के बिना व्यक्तिक कल्याण है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, व्यक्तिक कल्याण भी और सामाजिक कल्याण भी, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी। इसमें जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि अधिकार नागरिक के वास्तविक विकास के लिए अपरिहार्य
वास्तविक मतलब रियल अपने डेवलपमेंट के लिए, नागरिक के विकास, नागरिक के स्वयं विकास के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए। तो दोनों प्रकार के कल्याण इसमें सन्निहित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो 52 में से 15 निकल गए तो कितने बच गए, 37, और 37 का मिडिल टर्म, 37 का टोटल विद्यार्थी हो गए 37, 52 में से 15 घट गए तो 37। और आपको एक फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू कुल संख्या, यानी बाईं से या ऊपर से और नीचे से रैंक का लेफ्ट और राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से या राइट से किसी पंक्ति में दोनों पोजीशन जोड़े जाएं तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू कुल संख्या होता है, ठीक है, या ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 इज इक्वल टू कुल संख्या होता है। तो यहाँ पे ऊपर से स्थान 22वां है और नीचे से स्थान हमें पता नहीं है, -1 इज इक्वल टू कितने, 37 आदमी। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, 37 इधर आके क्या हो जाएगा 38, 38 में से 22 घट गया, 38 में से 22 घट गया, क्या बच गया 16। तो उसका स्थान क्या होगा, 16वां होगा, नीचे से स्थान क्या होगा 16वां होगा। ये आप समझ सकते हैं। ऊपर से 22 स्थान है यानी ऊपर से 21 लोग हैं, नीचे से 16 लोग हैं, तो कुल मिलके 37 लोग हो गए कि नहीं हो गए, और एक वो हो गया 38 लोग हो गए। उसकी गिनती 2 बार हो रही है, ऊपर से उसका स्थान 22वां है। पंक्ति में टोटल 37 लोग हैं, 37 लोग हैं क्योंकि 52 में से 15 फेल हो गए, 37 लोग हैं ऊपर से 1 2 3 से लेकर के और 22 तक, 22 में उसका रंक है, यानी ऊपर में कितने लोग हैं 21, टोटल है 37, 21 1 22 हो गया, 16 यहाँ पे होगा, नीचे से उसका स्थान इधर 15 लोग होंगे, यहाँ पे 23 24 से लेकर के कहाँ तक होंगे 15 लोग इधर होंगे, तो 15 और 21 कितने हो गए 36, और इस आदमी की गिनती 2 बार हो रही है, यानी ये इसका रैंक होगा 15 नीचे है इसके, तो नीचे से इसका रैंक क्या होगा 16, तो इस तरह से 16वां रैंक इसका होगा। अब बचे हुए क्वेश्चन जो है उनको देखते हैं। दूसरा जो बचा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पुत्र है, a b का पुत्र है, तो यानी पहला वाला दूसरे वाले का पुत्र है लिखा हुआ है, तो p प्लस r का मतलब क्या हो गया कि p r का पुत्र है, r यहाँ है तो p एक जनरेशन नीचे है और पुत्र है इसका मतलब मेल है, r p का पुत्र, p r का पुत्र है, प्लस का मतलब ये पुत्र होता है, और उसके बाद माइनस का मतलब पहला दूसरे की पत्नी है, तो r माइनस क्यू यानी r पत्नी है q की, r पत्नी है q की, r q पत्नी है q की, तो r पत्नी है q की, ये पत्नी है और q पक्का क्या होगा पति होगा, मेल होगा, यानी q और r पति पत्नी है, p उनका r का बेटा है तो q का भी बेटा है, तो q r का p का पिता है, q p का पिता है और p q का बेटा है, ये निष्कर्ष निकलना चाहिए, और ऑप्शन में ऐसा दिया होगा तो हम उसे देख लेंगे। लिखा है इसमें, क्या लिखा है कि q p का पिता है, यस सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि q जो है वो r का पति है और p का भी पिता है, यही निष्कर्ष इससे निकलेगा। गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा, उसे 10% के लाभ लेकर राम को बेच दिया, बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% की हानि उठाकर बेच देना चाहता है, गोपाल इसके लिए सहमत हो तो उसकी स्थिति क्या होगी। दुर्भाग्य से मैं ये कहूं तो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ये मैं मान लूं कि गोपाल ने सेल फोन कितने का खरीदा, सेल फोन 100 रुपए का खरीदा, मान लो सेल फोन का क्रय मूल्य, गोपाल के सेल फोन का क्रय मूल्य ने सेल फोन खरीदा कितने में 100 रुपए में खरीदा, गोपाल ने सेल फोन कितने में खरीदा 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, चलिए जी मान लिया, यानी क्रय मूल्य हो गया उसका 100 रुपया, ठीक है।
अब 10% के लाभ पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य जो हुआ वो हो गया 100 रुपये और 10% का लाभ यानी 110/100 से गुना अर्थात 110 रुपये। फिर दोबारा ये विक्रय मूल्य हुआ किसका? गोपाल का। 10% के लाभ पर गोपाल का विक्रय मूल्य, ये है गोपाल का विक्रय मूल्य, और गोपाल का विक्रय मूल्य बराबर राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य। ठीक है, तो राम ने 110 में खरीदा। अब राम का विक्रय मूल्य, फिर से राम का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो 110, 10% की हानि पे बेच दिया मतलब 90/100 से गुना अर्थात 99 रुपया में फिर से राम ने बेच दिया, और ये हो गया गोपाल का क्रय मूल्य, गोपाल का पुनः क्रय मूल्य, पुनः क्रय मूल्य। इसका मतलब हुआ कि सेल फोन गोपाल के पास वापस आ गया 99 रुपए में, और उसको कितने की बचत हो गई? एक्चुअल में उसकी बचत हुई 10 रुपया। पहले जब 100 रुपया का चीज 110 में बेचा था तो 10 रुपए की बचत हुई थी, और फिर सेल वापस आ गया। ठीक है, 110 में बेचा था और 99 में खरीदा है, तो उसे 11 रुपए की नेट बचत हो गई। 11 रुपया कितना परसेंट होगा? 11 रुपया 99 रुपया पर के इन्वेस्टमेंट पे कितना परसेंट होगा? 1/9 होगा, और 1/9 का अर्थ है 11.11%, जो कि आंसर होना चाहिए, और ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है। फिर भी यूपीएससी है, और यूपीएससी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लिखा होता है कि आउट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल 4 चॉइस गिव द बेस्ट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ इट। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए की चीज, उन्होंने क्वेश्चन सेटर को भी पता नहीं चला होगा, 100 रुपए की चीज फिर 99 रुपए में खरीद लिया, तो 1% का उसको लाभ हो गया। 1% का क्या हो गया? लाभ। 100 रुपए की चीज फिर से 99 रुपए में खरीद लिया तो 1 रुपए की बचत हो गई। बेस प्राइस 100 रुपए था, अब 1 रुपए की बचत हो गई। 100 रुपए पे 1 रुपए की, क्योंकि 99 रुपए में खरीदे नहीं पड़े, तो 1 रुपए की बचत हो गई, इसलिए लाभ कहेंगे 1%। और इसका आउट ऑफ दिस 4 चॉइस बेस्ट पॉसिबल आंसर सी होगा, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होगा वो क्या होगा? यही बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, क्योंकि जो दिया गया है उस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस दिया नहीं हुआ है। वैसे तो 11.11% का इसमें मुनाफा होगा, क्योंकि 10 रुपए तो उसने पहले ही कमा लिया था, उसने 110 का बेचा था और 99 का फिर खरीद लिया, तो 99 से 110 के बीच 11 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन अगर बेस प्राइस की बात करें तो बचत हो गई कितने की? 100 बेस प्राइस था, अभी 90 रुपया हो गया, 99 हो गया, तो 1 रुपया का, 100 रुपये पे 1 रुपया का यह लाभ हुआ, इसलिए ऐसा आंसर सी लिख सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से मेंटल एबिलिटी के ये सेगमेंट, यही इसमें जो भी हमारा होगा उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी